नमस्कार दोस्तों, मैं रत्नेश्वर आप सभी का स्टडी 91 में स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, जहां भी होंगे मस्त होंगे। दोस्तों आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर हमें सफलता पानी है तो उसका सिर्फ एक ही ब्रह्मास्त्र है, और उस ब्रह्मास्त्र अस्त्र का नाम है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। दोस्तों जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन लगाएंगे उतना आप अपनी सफलता के करीब पहुंचेंगे दोस्तों। तो आइए अपना ब्रह्मास्त्र अस्त्र स्टार्ट करते हैं, अपने प्रश्नों की श्रृंखला प्रारंभ करते हैं। एक बार वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। मेरे सभी बच्चों को राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों। आइए दोस्तों ये आपके स्टडी 91 में कुछ बैचेस स्टार्ट हो चुकी हैं जो कि आप ज्वाइन कर सकते हैं। हिंदी की बैच, यूपी टेट का, सुपर टेट का, यूपी पुलिस कांस्टेबल का, पीसीएस का और यूजीसी नेट का, जो कि आपके लिए बहुत ही लाभदायक है। नंबर भी दिया गया है, कोई दिक्कत परेशानी तो आप बात कर सकते हैं। आइए दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि किस क्षेत्र में सुधार के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड शुरू किया गया। क्या रत्नेश्वर क्या क्वेश्चन लाए हैं, बहुत ही अच्छा। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब शुरू किया गया दोस्तों? वेरी इंपॉर्टेंट, यूपी टेट में दोस्तों आया हुआ क्वेश्चन है, सी टेट में भी आ सकता है। यूपी टेट में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, सी टेट में भी आ सकता है और सुपर टेट में भी। देखते हैं कौन सा सेट देता है कि किस क्षेत्र में सुधार करने के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड शुरू किया गया था। प्राथमिक शिक्षा में, माध्यमिक शिक्षा में, या उच्च शिक्षा में, या शिक्षक शिक्षा में। दोस्तों क्या बात है, बहुत ही अच्छा। बहुत जल्दी आंसर दीजिए सारे बच्चे, बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है। जल्दी से आंसर दे मेरे सारे बच्चे। बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कुछ बच्चे ए बता रहे हैं, कुछ बच्चे बी बता रहे हैं। आइए जानते हैं दोस्तों। तो बात की जाए कि किस क्षेत्र में सुधार के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड शुरू किया गया दोस्तों, तो न शिक्षक शिक्षा में, न उच्च शिक्षा में, न माध्यमिक शिक्षा में, प्राथमिक शिक्षा में। दोस्तों क्या हुआ कि किस क्षेत्र में सुधार के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड शुरू किया गया, तो प्राथमिक शिक्षा के सुधार के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड शुरू किया गया दोस्तों। अब आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा, सर आखिर किस सन में किया गया? तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, 1987 और 88 के बीच में यह प्रारंभ हुआ आपका क्या, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। दोस्तों ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड शुरू किया गया कब? सन 1987 और 88 के मध्य इसका प्रारंभ हुआ। किसका? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का। किसके अंतर्गत? सुधार करने के लिए, प्राथमिक शिक्षा के लिए सुधार करने के लिए दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, शिक्षा का अधिकार नियम आरटी एक्ट किस वर्ष से प्रभावी हुआ? वेरी इंपॉर्टेंट। क्या रत्ने सब बहुत अच्छा क्वेश्चन लाए हैं आज तो। यूपी टेट का में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, सी टेट में भी पूछा जा सकता है और सुपर टेट में भी, कि आरटी एक्ट अधिकार, शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटी एक्ट किस वर्ष से प्रभावी हुआ, यानी राइट टू एक्ट एजुकेशन दोस्तों कब, यानी कि आपका किस वर्ष में प्रभावी हुआ था? 2009 में, 2010 में, 2005 में, या 2001 में? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी मेरे शेर का गलत नहीं होना चाहिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही सही क्वेश्चन है दोस्तों। कब हुआ था? बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है दोस्तों। शिक्षा का अधिकार नियम आरटी एक्ट किस वर्ष से प्रभावी हुआ था? तो दोस्तों इसका आंसर न 2001 होगा, न 2005, 2009 नहीं होगा दोस्तों। कब होगा? 2010 में दोस्तों। शिक्षा का अधिकार नियम आरटी एक्ट 2010 यानी 1 अप्रैल 2010 दोस्तों को ये हुआ था। 1 अप्रैल 2010 में दोस्तों क्या हुआ था? यह प्रभावी हुआ था दोस्तों। क्या हुआ था? यह प्रभावी हुआ था 1 अप्रैल 2010 में दोस्तों। आरटी एक्ट यानी कि शिक्षा का अधिकार नियम, जिसके अंतर्गत दोस्तों 6 से 14 वर्ष में, यानी आपसे पूछा जा सकता है कि कितने वर्ष तक के बच्चों को, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या मुफ्त शिक्षा दोस्तों, क्या मुफ्त शिक्षा प्रदान करने की बात की गई। मुफ्त शिक्षा, फ्री एजुकेशन, क्या फ्री एजुकेशन प्रदान करने की बात की गई आपने किसमें? राइट टू एक्ट एजुकेशन में दोस्तों। ठीक है, ये चीज है दोस्तों। आइए नेक्स्ट चलते हैं। राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना कब की गई? राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? 16 अगस्त 1996 में, 5 जून 1990 में, 22 जुलाई 2002 में, या 26 सितंबर 1994 में? वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये भी क्वेश्चन है, यूपी टेट में आपके आया हुआ क्वेश्चन है, सी टेट में और सुपर टेट में आ सकता है। गलत नहीं होना चाहिए मेरे किसी भी शेर का क्वेश्चन। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। बहुत ही मुबारक है दोस्तों।
बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों यानी कि राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों न ये 16 अगस्त होगा, न 5 जून 1990, न 26 सितंबर 1994 में दोस्तों राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण, यानी इसके अंतर्गत बालकों को दोस्तों यानी कि श्रम नहीं करना है दोस्तों, यानी कार्य नहीं करना है, 26 सितंबर 1994 ईस्वी को इसकी स्थापना की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। जिस बच्चे ने डी आंसर दिया बहुत सही आंसर दिया है आपने दोस्तों। इनको ये क्वेश्चन जो अभी आपकी स्लाइड पे आए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों को तीनों क्वेश्चन, क्योंकि ये एग्जाम में रिपीट हो सकते हैं। इसलिए दोस्तों मुझे आपको यही बताना है कि आपका किसी का भी अगर ये क्वेश्चन दोबारा पूछा जाता है तो आपका गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। आइए, अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे तो वह लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आइए दोस्तों, भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, क्या रत्नेश सर आज तो बहुत अच्छा क्वेश्चन लाए हैं भाई। बिल्कुल, बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 2006 में, 2008 में, 2011 में या 1997 में? वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा दोस्तों। यूपी टेट में आपके पूछा गया क्वेश्चन है, सी टेट में भी आ सकता है और सुपर टेट में भी, सी टेट में भी आ सकता है, सुपर टेट में गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों। ये इस बार सारे बच्चे बहुत ही बढ़िया, बताइए दोस्तों क्या होगा? जल्दी से सारे बच्चे बताएं। बहुत बढ़िया दोस्तों, बिल्कुल दोस्तों। तो दोस्तों बाल विवाह निषेध अधिनियम आपका कब यानी कि अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था दोस्तों? तो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया दोस्तों, बिल्कुल दोस्तों, न 1997 में होगा, न 2011 में होगा, न 2008 में, 2006 में हुआ था दोस्तों, जिसमें रामविलास शारदा यानी कि रामविलास शारदा के अंतर्गत किया गया था। रामविलास शारदा दोस्तों, जिसे कि दोस्तों क्या शारदा एक्ट भी कहा जाता था, इसे क्या कहा जाता था? शारदा एक्ट भी कहा जाता था। परंतु इसको 2006 में दोस्तों केंद्र सरकार ने बाल विवाह निषेध अधिनियम करके क्या किया? पारित किया दोस्तों। क्या किया? पारित किया, यानी कि 2006 में ये पारित हुआ दोस्तों, ठीक है। बाल विवाह से संबंधित दोस्तों यानी कि वो रोका गया भाई कि भाई बालकों का विवाह जो दोस्तों बहुत ही जल्द करवा दिया जाता था, लड़कियों का विवाह, लड़कों का विवाह, तो उस पे दोस्तों रामविलास शारदा जी ने अपना विरोध व्यक्त किया कि भाई ये ऐसा करना गलत है दोस्तों। तो वही चीज़ है 2006 में वो किया गया। निम्न में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? अंतर्दर्शन, बहिर्दर्शन, अवलोकन या प्रयोगीकरण? वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, गलत नहीं होना चाहिए ये वाला क्वेश्चन दोस्तों। यूपी टेट में आपके पूछा गया क्वेश्चन है, सी टेट में भी आ सकता है और सुपर टेट में भी। क्या होगा कि कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है दोस्तों? सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि कौन सी मानी जाती है आपकी मनोविज्ञान के क्षेत्र में दोस्तों? तो बहुत ही बढ़िया आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया, जल्दी से बताएं सारे बच्चे क्या होगा इसका आंसर दोस्तों? बिल्कुल, न प्रयोगीकरण होगा, न अवलोकन होगा, न बहिर्दर्शन, अंतर्दर्शन इज द राइट आंसर। ए होगा दोस्तों, अंतर्दर्शन है स्वयं का दर्शन दोस्तों। स्वयं का दर्शन प्राप्त करना ही सर्वप्रथम सबसे अच्छा माना जाता है। किसका? शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से व्यक्तिनिष्ठ माना जाता है दोस्तों, व्यक्तिनिष्ठ विधि मानी जाती है, यानी अंतर्दर्शन यानी स्वयं का दर्शन। आपको पता चले कि हाँ यार हमारे अंदर आखिर क्या कमी है, किस प्रकार से इस कमी को दूर किया जाए, तो वही दोस्तों क्या होता है? अंतर्दर्शन होता है आपका। नेक्स्ट है ये आपके दोस्तों स्टडी 91 में कुछ नितिन सर के द्वारा कुछ पुस्तकें दी गई हैं अपनी हिंदी वीडियो, पेड कॉम्बो, पेड बुक, RO की लेखपाल, फ्री डिलीवरी है दोस्तों। कोई भी चार्ज आपको देने की आवश्यकता नहीं है। और कोई दिक्कत या परेशानी पुस्तक को मंगवाने में तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। आइए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। दोस्तों एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास
करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। आप भी एक टीचर हैं, आपको और हमें दोस्तों बिल्कुल प्रयास करना चाहिए कि जो आखिर मेरा विद्यार्थी है, जो मुझसे पढ़ रहा है, उसकी क्षमता कितनी है, वो कितना जीनियस है, ये हमें पता करना चाहिए। बिल्कुल, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंध है? कौन सा क्षेत्र है? शिक्षा समाजशास्त्र है, सामाजिक दर्शन है, मीडिया मनोविज्ञान है, या शिक्षा मनोविज्ञान? क्या रत्नेश सर क्या क्वेश्चन लाए हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हलवा क्वेश्चन है। अगर आपने थोड़ा सा पढ़ा होगा तो जरूर आंसर दे देंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सारे बच्चे बताएं इसका आंसर क्या होगा। बहुत ही बढ़िया आंसर आ रहा है दोस्तों, बहुत बढ़िया। बिल्कुल दोस्तों, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थी की क्षमताओं का आकलन होना चाहिए, पता होना चाहिए। इसके लिए वो क्या करता है, इसके लिए उसका क्षेत्र उद्देश्य होना चाहिए। क्या? शिक्षा समाजशास्त्र नहीं होगा, सामाजिक दर्शन नहीं होगा, शिक्षा मनोविज्ञान। दोस्तों डी इज द राइट आंसर। जिन बच्चों ने डी आंसर दिया है, बिल्कुल सही आंसर दिया है। बिल्कुल दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान के माध्यम से हम अपने बालक की क्षमताओं के बारे में बहुत ही सरलतापूर्वक पता कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, आइए नेक्स्ट चलते हैं। किसने कहा दर्शन और शिक्षा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं? मॉर्नर ने कहा, कॉम्टे ने, लॉस्की ने, रॉस ने। वेरी इंपॉर्टेंट कंटेंट है दोस्तों, कई बार ये पूछा गया है। यूपी टेट में तो कई बार पूछा गया है दोस्तों, शायद हो सकता है इस बार भी पूछा जाए। सी टेट में भी आ सकता है और सुपर टेट में भी। गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों मेरे किसी भी शेर का। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा दोस्तों। तो किसने कहा दर्शन और शिक्षा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं? यानी इनका मानना था कि जो दर्शन है यानी फिलॉसफी और एजुकेशन, ये दोनों दोस्तों एक ही सिक्का के दो पहलू हैं। तो ये महोदय थे, रॉस महोदय थे। दर्शन रॉस, दर्शन रॉस। जहां दर्शन की बात आ जाए तुरंत जान जाइएगा भाई दर्शन यानी रॉस की बात हो रही है। तो दर्शन और शिक्षा एक ही सिक्के के दो पहलू। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया आपके यूपी टेट में और सी टेट में दोस्तों। देखिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को उठा के देखिए तो आपको लगेगा हाँ रत्नेश सर बिल्कुल सही कर रहे हैं। ये कई बार पूछा गया, इसीलिए कुछ क्वेश्चन मैं आपके सामने लाया हूँ। रास महोदय ने कहा कि एजुकेशन और फिलॉसफी दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू हैं दोस्तों। ठीक है, आइए नेक्स्ट चलते हैं। निम्न से कौन सा क आदर्शवादी विचारक नहीं है? कौन सा आदर्श विचारक नहीं है दोस्तों? प्लेटो नहीं है, रूसो नहीं है, कॉन्ट नहीं है, सुकरात नहीं है। कौन सा आदर्शवादी विचारक नहीं है? यानी आप कह सकते हैं कौन सा विचारक इसमें आदर्शवादी नहीं है? नहीं है पूछा है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, नहीं पूछ रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन दोस्तों यूपी टेट में आया हुआ क्वेश्चन है, सी टेट में भी आ सकता है और सुपर टेट में भी। नहीं है दोस्तों, पूछ रहा है आपसे, बताएं कौन सा नहीं है। बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, बच्चे बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं। सुकरात, कांट नहीं, रूसो दोस्तों, बी इज द राइट आंसर। रूसो दोस्तों इनमें से आदर्शवादी विचारक नहीं था दोस्तों। रूसो क्या था? आदर्शवादी विचारक नहीं था। बाकी सारे आदर्श, प्लेटो आदर्शवादी थे, कांट आदर्शवादी थे, सुकरात आदर्शवादी थे, पर रूसो दोस्तों इनसे क्या था, थोड़ा सा अलग था। ठीक है, वो आदर्शवादी नहीं था। नेक्स्ट है, कौन सा शिक्षा दर्शन अच्छे मानव जीवन पर जोर देता है? कौन सा शिक्षा दर्शन, बात कर रहे हैं एजुकेशन फिलॉसफी की, कि अच्छे मानव जीवन पर देता है? यथार्थवाद, आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, अस्तित्ववाद। वे भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। यूपी टेट में आपके आया हुआ है, ये भी क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। सी टेट में भी आ सकता है दोस्तों और सुपर टेट में भी। गलती नहीं होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए, कोशिश करिएगा कि गलत न हो। और अपना मूल्यांकन भी आप करते रहिए दोस्तों, देखिए कि आप कितना सही कर पा रहे हैं। इन 20 क्वेश्चनों में आप कितना अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, कितना आप अच्छा कर पा रहे हैं दोस्तों। ठीक है, धीरे धीरे अपना टेस्ट करिए, क्योंकि अपना मूल्यांकन स्वयं आदमी करता है तो और भी अच्छा होता है। कौन सा शिक्षा दर्शन अच्छे मानव जीवन पर जोर देता है? तो बात करी जाए दोस्तों तो अस्तित्ववाद नहीं होगा, प्रकृतिवाद नहीं होगा, आदर्शवाद इज द राइट आंसर। दोस्तों आदर्शवाद को शिक्षा दर्शन का सबसे अच्छा मानव जीवन का पर जोर देने वाला माना जाता है दोस्तों। ठीक है, बी इज द राइट आंसर, बहुत बढ़िया आंसर दिया। नेक्स्ट है दोस्तों, किस विचारधारा के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य सत्यम, शिवम और सुंदरम होने चाहिए? क्या क्वेश्चन लाए रत्ने सब, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आदर्शवादी होगा, मानवतावादी, प्रकृतिवादी या यथार्थवादी? वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, गलत नहीं होना चाहिए। सी टेट और यूपी टेट, सी टेट में ये क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों, यूपी टेट में भी आ सकता है और सुपर टेट में भी। जल्दी से आंसर दें, गलत नहीं होना चाहिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है।
बहुत बढ़िया दोस्तों। किस विचारधारा के अनुसार शिक्षा को देश सत्यम शिवम और सुंदरम, ये भी दोस्तों आपका क्या होगा, आदर्शवादी ही होगा। ए इज द राइट आंसर, जिसने भी ये दिया बिल्कुल दोस्तों, यानी इसमें ही उद्देश्यों को सत्यम शिवम सुंदरम उद्देश्यों की विचारधारा को शिक्षा के अनुसार प्ररूप किया है दोस्तों। बिल्कुल सही आंसर दिया जिन बच्चों ने ए आंसर दिया, बिल्कुल सही दिया। नेक्स्ट है दोस्तों, ये आपकी हिंदी रिजल्ट का नया बैच प्रारंभ हो गया है नितिन सर के द्वारा, आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं। आइए दोस्तों, बहुत बढ़िया। आइए नेक्स्ट चलते हैं। रूसो द्वारा प्रतिपादित शिक्षा पद्धति थी दोस्तों, क्या थी, रट कर सीखना, पुस्तकीय ज्ञान देना, क्रिया द्वारा सीखना, इनमें से कोई नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या रखते हैं सर, आज तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन लाए, बहुत अच्छा क्वेश्चनों का कलेक्शन है दोस्तों आज, क्योंकि ये क्वेश्चंस जो अभी तक आए हैं दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये एग्जाम में रिपीट हो सकते हैं, 101% रिपीट हो सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, यूपी टेट में आपकी कई बार पूछा गया है, सी टेट में भी आ सकता है दोस्तों और सुपर टेट में भी, गलत नहीं होना चाहिए। रूसो द्वारा प्रतिपादित शिक्षा पद्धति थी, कौन सी शिक्षा पद्धति थी दोस्तों, बहुत ही बढ़िया, जल्दी से आंसर दें सारे बच्चे। तो दोस्तों रूसो ने जो अपनी शिक्षा पद्धति जो है एजुकेशन पॉलिसी अपनी प्रेजेंट की थी दोस्तों, वो रट कर सीखना बिल्कुल नहीं, रूट पद्धति तो उसने बिल्कुल नहीं की कि भाई आपको रट कर नहीं सीखना है दोस्तों। ना एनसीएफ 2005, ना आरटी एक्ट 2009, ना नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, ये सारे दोस्तों रट कर याद करने या पढ़ने में विरोध करते हैं, पुस्तकीय ज्ञान देना नहीं दोस्तों। उसने कहा क्रिया द्वारा सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, स्वयं करके सीखिए दोस्तों। यानी कि रूसो ने भी यही कहा कि बालक जब स्वयं करके सीखता है तो वो चीज़ों को जल्दी भूलता नहीं है, लंबे समय तक चीज़ें उसको याद रहती हैं और वो बहुत ही जल्द चीज़ों को सीख जाता है दोस्तों। ठीक है, ये होगा। नेक्स्ट है, प्रयोजनवाद के जन्मदाता कौन थे। प्रयोजनवाद के जन्मदाता की बात हो रही है, प्लेटो थे, जॉन डीवी थे, रूसो थे या रशल थे दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यूपी टेट में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, सी टेट में भी आ सकता है। प्रयोजनवाद के जन्मदाता कौन थे, जल्दी से बताएं दोस्तों, गलत नहीं होना चाहिए मेरे किसी भी शेर का, क्या बात है। बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत बढ़िया। प्रयोजनवाद की बात की जा रही है तो प्रयोजनवाद आप सभी जानते, बहुत अच्छा आंसर आ रहा है। प्रयोजनवाद के न रूसो थे, न रशल थे, न प्लेटो थे, कौन थे दोस्तों, जॉन डीवी थे। कौन थे प्रयोजनवाद के जन्मदाता, कौन माने जाते थे, जॉन डीवी को प्रयोजनवाद का जन्मदाता माना जाता था, बिल्कुल सही आंसर। मानव विकास को क्षेत्र में विभाजित किया जाता है, मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जो है शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक, और शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि मानव विकास के जो क्षेत्र होता है उसको किस प्रकार विभाजित किया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, जल्दी से आंसर दें मेरे सारे बच्चे, क्या होगा दोस्तों इसका आंसर। बहुत बढ़िया, मानव विकास के क्षेत्रों में विभाजित करने की बात की जाती है दोस्तों, जो कि क्या होगा, सर्वप्रथम मानव विकास की बात की जा रही है। हम जानते हैं दोस्तों जो हमारा विकास होता है, जो हमारा डेवलपमेंट होता है, वो होता है वार्म टू टर्म। वार्म टू टर्म क्या होता है रत्नेश सर, वार्म टू टर्म होता है भैया गर्भ से लेकर कब्र तक हमारा विकास होता रहता है। जब तक हम यानी कि गर्भ, माँ के गर्भ में रहते हैं तभी से बालक का विकास प्रारंभ हो जाता है और मृत्यु तक यह विकास चलता रहता है। तो सर्वप्रथम हमारा विकास कैसे होता है, क्षेत्र के बारे में बात की जा रही है, तो सर्वप्रथम हमारा होता है शारीरिक विकास। क्या होता है, तो शारीरिक विकास हमने पाया ऑप्शन ए में और ऑप्शन डी में, तो यानी दो ऑप्शन हमारे कट गए। अब बता क्या
भाई इसमें आध्यात्मिक है, इसमें संज्ञानात्मक है। तो भाई पहले शरीर का विकास हुआ, उसके बाद क्या हुआ, ज्ञान की प्राप्ति। स्वयं ज्ञान हम अर्जित करते हैं, क्या करते हैं, स्वयं ज्ञान हम अपने संवेगों के द्वारा, अपने इमोशंस के द्वारा प्राप्त करते हैं दोस्तों। अपने ज्ञानेंद्रियों, अपने सेंसस के माध्यम से प्राप्त करते हैं। जो हमारी ज्ञानेंद्रियां होती हैं, आँख, नाक, कान, त्वचा, ये हमारी क्या सेंसस है, ज्ञानेंद्रियां, जिनके माध्यम से हम स्वयं ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो संज्ञान हो गया दोस्तों, शारीरिक संज्ञान। उसके बाद आप जानते हैं संवेगात्मक और सामाजिक संज्ञान यहाँ मिला ही नहीं तुरंत, तो ये ऑप्शन कट गया, पहला ऑप्शन आपका सही हो गया। इस प्रकार से भी क्वेश्चंस कभी कभी ऑप्शंस में टिक लगाया जाता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है। शारीरिक विकास का प्रमुख नियम पूछ रहा है। मानसिक विकास से भिन्नता का विकास, अनियमित विकास का नियम, द्रुतगामी विकास का नियम, कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंध का नियम। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यूपी टेट में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, सी टेट में भी आ सकता है और सुपर टेट में भी। जल्दी से बताएं दोस्तों क्या होगा इसका, जल्दी से सारे बच्चे आंसर दें, गलत नहीं होना चाहिए। बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों निम्न में से कौन से शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है, तो मानसिक विकास नहीं होगा, अनियमित विकास नहीं होगा, द्रुतगामी विकास का नियम दोस्तों शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम माना जाता है दोस्तों, ठीक है। ये आपका होगा सी इज राइट, द्रुतगामी विकास आप जानते होंगे, ये हो गया दोस्तों। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, नहीं है। निरंतरता का सिद्धांत, वर्गीकरण का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत, व्यक्तित्व का सिद्धांत। कौन से वृद्धि और विकास की बात की जा रही है दोस्तों, कि कौन सा सिद्धांत आपसे संबंधित नहीं है, इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा सिद्धांत संबंधित नहीं है, पूछा जा रहा है। बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों निरंतरता का सिद्धांत संबंधित है वृद्धि और विकास में। हमारा जो विकास होता है वो क्या होता है, निरंतर होता है। समन्वय का सिद्धांत भी होता है दोस्तों, व्यक्तित्व का सिद्धांत, वर्गीकरण का सिद्धांत नहीं होता दोस्तों। क्या होता है, वर्गीकरण का सिद्धांत नहीं होता दोस्तों, बिल्कुल भी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, ये आपके यूजी नेट पेपर का कंप्लीट कोर्स बैच दोस्तों प्रारंभ हो गया है स्टडी 91 में। आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं ये बैच दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, आइए, शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है। शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है। शैशवावस्था आप जानते होंगे दोस्तों, शैशवावस्था की उम्र कितनी मानी गई, इस सब के बारे में भी डिस्कस करते हैं। सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति, चिंतन प्रक्रिया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या रत्नेश्वर, आज तो एकदम धमाका मचा दिया आपने, धमाल मचा दिया। यूपी टेट का क्वेश्चन है दोस्तों, सी टेट में भी आ सकता है और सुपर टेट में भी। बहुत अच्छा क्वेश्चन लाए हैं आज दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आज। सारे क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में रिपीट हो सकते हैं। मुख्य विशेषता पूछिए किसकी, शैशवावस्था यानी इन्फेंसी स्टेज की क्या होगी। तो दोस्तों मैं बता दूं कि सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता इन्फेंसी स्टेट में, शैशवावस्था में, जो कि आपकी मानी जाती है जन्म से 2 वर्ष। क्या मानी जाती है दोस्तों, जन्म से 2 वर्ष मानी जाती है, जन्म से 2 वर्ष। इसमें बालक का विकास जो होता है बहुत ही तीव्र गति में होता है, सीखने का विकास। जिज्ञासा की प्रवृत्ति भी बहुत जाती है, बालक जानना चाहता है चीज़ों को। अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति यानी नकल करके सीखना, वो आपका अनुकरण करके, नकल करके बहुत ही अच्छे ढंग से सीखना चाहता है। और बस चिंतन प्रक्रिया दोस्तों, अभी बालक है वो इतना चिंतन नहीं करते। बचपन में क्या आप चिंता किया करते थे, बिल्कुल नहीं, चिंता से तो दूर दूर का संबंध नहीं रहता था, बस खाना खेलना और क्या, बस कोई बात नहीं। तो शैशवावस्था में तो चिंतन हो ही नहीं सकता, बिल्कुल दोस्तों, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है। किस अवधि में दोस्तों घटित होता है बताना है आपको। शैशवावस्था में, प्रारंभिक बाल्यावस्था में, प्रारंभिक बाल्यावस्था में, मध्य बाल्यावस्था में, मध्य बाल्यावस्था, किशोरावस्था या किशोरावस्था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्या बात है। यूपी टेट में आपका ये पूछा गया क्वेश्चन है, सी टेट में भी आ सकता है और सुपर टेट में भी। क्या होगा, पूछ रहा है शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटती है दोस्तों। क्या होती है, घटती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
और किसमें शारीरिक वृद्धि और विकास तीव्र गति से घटती है दोस्तों? तो ये है दोस्तों आपकी अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि और विकास तीव्र गति से क्या होती है? घटती है। तो ये होगा शैशवावस्था में, प्रारंभिक बाल्यावस्था में क्या होती है दोस्तों? घटती है। ए इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, समान संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं। समान संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के कितने जोड़े होते हैं? 22 होते हैं, 23 होते हैं, 24 है, उपयुक्त में से कोई नहीं। संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं। क्या बात है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। ये सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन है, यूपी टेट में भी आ सकता है और सुपर टेट में भी। जल्दी से आंसर बताएं, क्या होगा इसका आंसर सारे बच्चे? समान संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के जोड़े कितने होते हैं दोस्तों? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मेरे सारे शेर बता लेंगे। बिल्कुल, बहुत सही आंसर आ रहा है। समान संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 23। समान संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के जो जोड़े होते हैं 23 के जोड़े होते हैं। 23 यानी कि आपके होते हैं दोस्तों जेंट्स, 23 आपके होते हैं मेल में और 23 होते हैं आपके फीमेल में। टोटल गुणसूत्र की अगर बात की जाए दोस्तों तो टोटल होते हैं 46। कितने होते हैं? 46 गुणसूत्र होते हैं दोस्तों। कितने होते हैं? 46 गुणसूत्र होते हैं और 23 के जोड़े होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? 23 के जोड़े होते हैं। नेक्स्ट दोस्तों इस पे बात करेंगे। और समान पुरुष में XY गुणसूत्र होते हैं जबकि समान महिला में होते हैं। कौन सा गुणसूत्र होता है? XX गुणसूत्र, XY गुणसूत्र, XX गुणसूत्र या X गुणसूत्र? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, जल्दी से बताएं कौन सा गुणसूत्र होगा दोस्तों? समान पुरुषों में XY गुणसूत्र होता है जबकि समान महिला में कौन से गुणसूत्र होंगे? बहुत बढ़िया, बिल्कुल, बहुत सारे बच्चे जानते होंगे इसका आंसर। बिल्कुल दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं दोस्तों कि हमारे मेल यानी पुरुष में X और Y गुणसूत्र पाया जाता है और फीमेल में दोस्तों कौन सा गुण पाया जाता है? X गुणसूत्र पाया जाता है। और अगर फीमेल से X गुणसूत्र और मेल से Y गुणसूत्र ले लिया जाए तो हमें क्या पुत्र प्राप्ति होगी? Y की प्राप्ति होगी दोस्तों। अगर हम मेल से X दोस्तों और फीमेल से भी X गुणसूत्र ले लिया हमें, तब हमें क्या प्राप्ति होगी? लड़की की प्राप्ति होगी दोस्तों। तो ये भी जानकारी आपके लिए बहुत ही यानी कि आवश्यक है। बाकी मैंने आपको बताया 23 जोड़े होते हैं। टोटल गुणसूत्रों की बात की जाए तो 46 गुणसूत्र होते हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे आज के। शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? वंशानुक्रम, वातावरण, खेल तथा व्यायाम, उपयुक्त सभी। क्या सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि भाई जो हमारी शरीर है, जो हमारी बॉडी है, उसके विकास को प्रभावित करने वाले कौन से कारक होते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उम्मीद है सारे बच्चे बता देंगे। ये यूपी टेट में कई बार क्वेश्चन पूछा गया, एग्जामिनर को पता नहीं इस क्वेश्चन से क्या प्यार हो गया। सी टेट में भी पूछा जा सकता है और सुपर टेट में भी। जल्दी से मेरे सारे बच्चे बताएं क्या होगा इसका आंसर? गलत नहीं होना चाहिए मेरे बच्चों। कि शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? तो हम सभी जानते हैं दोस्तों वंशानुक्रम यानी हेरिडिटी दोस्तों, यानी कि वंशानुक्रम दोस्तों, यानी कि वंशानुक्रम, वातावरण, इन्वायरमेंट, ये सभी दोस्तों हमें क्या करते हैं? ये हमारे शरीर को क्या करते हैं? विकास को प्रभावित करते हैं। और दोस्तों आप ये सोच रहे हैं खेल तथा व्यायाम, दोस्तों गेम और एक्सरसाइज, ये दोनों भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि हमारी बॉडी का ग्रोथ करते हैं दोस्तों। तो वंशानुक्रम, वातावरण, खेल तथा व्यायाम, ये सारी चीजें यानी उपयुक्त सभी, डी इज द राइट आंसर, जो कि हमारे शरीर यानी बॉडी के डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल डी जिन बच्चों ने आंसर दिया बिल्कुल सही आंसर दिया। ये दोस्तों आपके नितिन सर के द्वारा लिखी गई हैंड राइटिंग सारी पुस्तकें, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, सारी पुस्तकें बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इनको आप लीजिए और कंपटीशन की तैयारी करिए। दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। कोई दिक्कत या परेशानी कमेंट जरूर करिएगा और एक बार ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। मेरे सभी बच्चों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों और जय हिंद दोस्तों।